सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ आईटी चैप्टर 15 देख रहे हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। प्रोग्रामर्स दैट ब्रेक इनटू सिक्योर सिस्टम फॉर मैलिशियस पर्पस आर, वो प्रोग्रामर्स जो आपके सिक्योर सिस्टम में घुसने की या फिर आपके आज्ञा के बगैर एंटर करने की कोशिश करते हैं और उनका पर्पस अच्छा नहीं होता है, उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? उनको कहते हैं हम हैकर्स। A good way of safeguard access to your computer is to dash protect it. एक अच्छा तरीका, आप एक्सेस सेफगार्ड करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका आपका पासवर्ड है। अगर आप किसी बैंकिंग वगैरह में पासवर्ड डालेंगे तो आप देखिए कि आपको वो कहते हैं कि कुछ स्मॉल होंगे अक्षर या अल्फ़ाबेट, कुछ कैपिटल होंगे, कुछ स्पेशल केस होंगे, मिनिमम इतने अक्षर होने चाहिए। पासवर्ड जितना अच्छा बनाएंगे उतना अच्छा स्ट्रांग होगा आपका। द इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट ऑफ जंक मेल इज नोन एज, जंक मेल इलेक्ट्रॉनिक, अगर इसका इक्विवेलेंट नाम अगर जाना जाए तो क्या होगा? इसका उत्तर है स्पैम। कॉपी ऑफ डाटा दैट कैन बी यूज्ड टू रिस्टोर एंड रिकवर डेटा इज, अगर आपके पास डेटा है और किसी कारणवश उसको नुकसान होता है तो उसको आप कहीं रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, फिर उसको रिस्टोर कर सकते हैं, उसे हम बैकअप कहते हैं। क्या उसे हम बैकअप कहते हैं? अगला है द प्रोग्राम डिजाइन टू रेप्लिकेट एंड ईट अप अ कंप्यूटर स्टोरेजेस। स्टोरेज को ध्यान में रख के ऐसे प्रोग्राम जो गलत तरीके से लिखे गए हैं, मतलब लिखे तो सही गए हैं लेकिन उनका इंटेंशन गलत है और वो आपके मेमोरी को, स्टोरेज को खाना चाहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे वर्म। ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्म है, वायरस है और इस तरीके से जो रिलेटेड शब्द है आपके, स्पाईवेयर, स्पैम, ये सब बड़े रिलेटेड हैं आपस में, लेकिन काम इनका गलत है, लेकिन इफेक्ट इनका अलग अलग है। तो जो कंप्यूटर स्टोरेज पे इफेक्ट करता है उसे हम वर्म कहते हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंट इश्यूड टू अ साइट बाय सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंटरनेट, डिजिटल डॉक्यूमेंट जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी इंटरनेट पे देती है, यानी कि आपको एक डिजिटल डॉक्यूमेंट पे सर्टिफिकेशन मिल गया, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम डिजिटल सर्टिफिकेट कहते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट। To avoid problem while working with internet, you should follow this precaution. कौन सा प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए ताकि आप इंटरनेट पे किसी प्रॉब्लम में ना फंसें? तो उसके लिए आप पहले तो एंटीवायरस इंस्टॉल करिए और एंटीवायरस में ध्यान दीजिएगा कि इंटरनेट सिक्योरिटी जरूर हो जब आप इंटरनेट की बात कर रहे हैं। यानी कि अगर आप जैसे टोटल सिक्योरिटी लेते हैं, एग्जांपल देता हूं मैं, क्विक हील है या कैस्पर्सकी है, इनका इंटरनेट सिक्योरिटी लेने से काम नहीं चलेगा। टोटल सिक्योरिटी लीजिए जिसमें इंटरनेट सिक्योरिटी भी हो, स्पाईवेयर है, उसमें तरह तरह की चीजों को रोकने के लिए है, तो एक कंप्लीट पैकेज लीजिए। हमेशा बैकअप लीजिए, कभी भी नुकसान हो सकता है, कभी भी ऐसी चीज नहीं बनी है दुनिया में जिसका एक तोड़ न निकाला जा चुका हो या फिर जिसको नुकसान ना पहुंचाया जा सका, जिसके साथ गलत नहीं हो सकता। तो बैकअप रखिए ताकि आपके साथ अगर गलत होता है तो आप उसको रिस्टोर कर सके डेटा को। डू नॉट क्लिक ऑन अननोन लिंक्स, जो लिंक्स आप नहीं जानते हैं, जो आपको एल्योर करती हैं, गेम्स हैं और ऐसे कुछ फन फैक्टर्स हैं, उस पर आप जाने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा नहीं ये बहुत बढ़िया है, मुझे आनंद आएगा, लेकिन वो आपको नुकसान पहुंचाएगा फॉर श्योर। जब तक आप नोन नहीं है किसने भेजा है और जब तक आप उसके बारे में आश्वस्त नहीं है, कृपया ये काम ना करें। A hardware or a software that filters the data that enter a system when connected to a network. नेटवर्क, देखिए आपका सिस्टम है, यहां पर पूरा नेटवर्क है, चाहे इंटरनेट भी हो सकता है, और ये आपका बीच में कुछ ऐसी चीज होती है, वरना देखिए ये यहां पर अच्छी चीज भी है, बुरी चीज है, ये डायरेक्ट इफेक्ट करेंगे अगर ये ना होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे फायरवॉल। फायरवॉल, पहले जमाने में जब लड़ाइयां होती थी तो यहां पर आप होते थे, यहाँ पर दुश्मन होता था, और यहाँ आपके किले के आसपास यहाँ पर आप आग लगा देते हैं, है ना। इस आग को क्रॉस करने के बाद ही तो आप तक पहुंचेंगे, तो इसे हम फायरवॉल कहते थे। Which among the following is not a social networking site? रेडिफ मेल शायद नहीं है, फेसबुक, गूगल प्लस, ट्विटर से सब आप वाकिफ हैं। रेडिफ मेल इज नॉट अ सोशल नेटवर्किंग साइट। Which among the following refers to the act of copying copyrighted material? अगर आप किसी का कॉपीराइट मटेरियल है उसे कॉपी कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे बगैर उसकी
उसके आदेश के या फिर बगैर उसके कॉन्सेंट के अगर आपने उनसे पूछ लिया है, उनको डिस्क्लेमर में या फिर अपने बताया है कि देखिए साहब ये मेरा काम नहीं है, ये मैं इनका उठा रहा हूँ, और उसको रेफर किया आपने और ये बताया भी है कि मैंने रेफर किया है, तो उसे हम कहते हैं पायरेसी. दिस इज कॉल्ड पायरेसी. Dash is the general term to refer to infectious software such as virus, worm, spyware. इसे हम कहते हैं malware. Malicious के लिए, ware software hardware, ऐसे ware malware. Dash is a software that appears harmless but actually performs malicious functions. ऐसे प्रोग्राम जो दिखने में तो हार्मलेस है लेकिन वो उनका काम जो है होता है वो malicious है, यानी कि गलत इंटेंशन से किया हुआ. उसे हम ट्रोजन्स कहते हैं, ट्रोजन्स. Dash is a software that is downloaded onto your computer to track your activities without your knowledge. आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो रहा है कंप्यूटर पे और आपकी एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा है आपके नॉलेज के, आपके संज्ञान के बगैर. इसे हम स्पाईवेयर कहते हैं. Dash protects a server, a network, and an individual PC from attack by viruses from other systems. इसे हम एंटीवायरस कहते हैं. Both farming and Dash makes an imposter site like a genuine site. इसे हम फिशिंग कहते हैं. क्या होगा, आप एक एग्जांपल लेता हूँ, ICICI.com पे गए, जैसे आपके पास वेबसाइट आएगी आप फटाफट यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, है ना. जैसे यूजर नेम पासवर्ड डालेगा वो बोलेगा गलत आ गया, उसके बाद एक्चुअल साइट आ जाएगी. तो फिशिंग का मतलब ये होता है कि अच्छा तब तक तो यूजर नेम पासवर्ड चला गया ना आपका, है ना. आपको लगा चलो, हमेशा ऐसा होता है कि बैंकिंग साइट में जब बहुत ध्यान से हम करते हैं, कभी कभी पासवर्ड 2-3 जगह होते हैं. जैसे आपका एक इमेज आएगी पहले, फिर इमेज को आप कैच करेंगे, फिर उसके बाद बहुत सारे सिक्योरिटी चेक होते हैं. तो ये आप हो सकता है, आप कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि नहीं पासवर्ड गलत डाल दिया गया, लेकिन ये फिशिंग अटैक हो सकता है. बिल्कुल सेम पेज दिखाई देगा, एकदम सेम, कोई आप अंतर नहीं पता कर पाएंगे, लेकिन आपका डेटा चला जाएगा, आपका यूजर नेम पासवर्ड चला जाएगा, जो कोई आगे गलत ढंग से उसका उपयोग कर सकता है. Shareware is Dash that is distributed free of cost, usually for evaluation, but requires to pay in cash. It is in continued use after a specific period. इसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर. Shareware is a software जो फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको मिला है, लेकिन इवैल्यूएशन के लिए, यानी कि 1 महीना आपने यूज किया, आपको बड़ा अच्छा लगा, आपको बड़ा पसंद आया. अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, लेकिन पसंद आया तो अगर आपको उसको यूज करना है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा. देखिए जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उनका भी घर है, उनके भी बीवी बच्चे हैं, वो भी इसी से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं. तो इसको बहुत ध्यान दीजिए और कोशिश करिए कि आप उन लोगों की मदद करें, क्योंकि वो जो बना रहे हैं जिससे आप अपना काम आसान कर रहे हैं, उनका भी घर चलना है. और ये अगर आपने शेयरवेयर की बात की तो एक तरीका है कि अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको पेमेंट से करिए. इसका क्रैक मत ढूंढिए, इसको टॉरेंट मत ढूंढिए. इसका एक अच्छे इंसान की तरह, एक अच्छे नागरिक की तरह आप वो करें जो लीगल है. Dash backup copies all the files or data that can be changed since the last full backup. जिसे हम कहते हैं differential backup copies. Dash backup allows you to copy only those files which have been altered since the last full backup. इसे हम कहते हैं incremental backup allows. Dash is the act of duplicating documents or databases with the goal that they will be protected if there should rise an occurrence of equipment failure or other calamity. इसे हम कहते हैं backup. Dash refers to the act of moving infected file to a safe location that is managed by the antivirus software. Quarantine जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई पेशेंट, किसी को ऐसी बीमारी है जो फैल सकती है, तो आप उसे क्या करते हैं, हॉस्पिटल में उनके लिए अलग से जगह होती है जिसे हम क्वारंटाइन कहते हैं. पेशेंट को हमने क्वारंटाइन कर दिया ताकि वो और जगह इफेक्ट ना करे. इस तरीके से वायरस की बात है. स्टेट whether the following statements are true or false बताइए. Spyware is software that spies on users activity on computer and reports it. बिल्कुल सही है. Backup is duplication of data for restoring purpose at a later time. ये भी सत्य है. To avoid spam, never click on the links that come from someone you don't know. ये बिल्कुल सही है. Hacker is a person who breaks security into malintention to start what we have stored in our computers. ये सवाल फिर से समझिए. हैकर एक ऐसा आदमी है जो आपकी सिक्योरिटी में किसी मैल इंटेंशन से टू स्टार्ट दैट वी हैव स्टोर्ड ऑन आवर कंप्यूटर्स. तो अगर एक हैकर है जो आपकी सिक्योरिटी में ब्रीच करता है ना, तो उसको
इसको भी हैकिंग कहेंगे, तो इसको हम ट्रू कर देते हैं। लोकल बैकअप्स अलाउ वेरियस वेबसाइट टू बैकअप योर मेमोरी। लोकल बैकअप्स, अब इसमें सवाल यह है कि आपके पास एक वेबसाइट है, तो लोकल बैकअप्स आपने रखा, अलग अलग वेबसाइट है। अब लोकल अगर आपने रखा तो अगर आपका सिस्टम में कोई खराबी आ गई या कोई अटैक हो गया, तो आप उस लोकल से कैसे बैकअप करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए फॉल्स है। इसके लिए कहीं ना कहीं रिमोट किसी और ड्राइव में रखना होगा। ब्राउजर हाईजैकर इज अ मैलिशियस प्रोग्राम दैट हाईजैक योर ब्राउजर, ये सही है। फिशिंग refers to the use of electronic messaging system to send unwanted bulk messages, especially advertising and indiscriminately। ये गलत है, false है। इसे फिशिंग नहीं कहते, ये स्पैम है। Spyware program secretly gather information from the computer it has infected and transmit the information to a different location। ये सत्य है। Mail worms are embedded as an email attachment, true है। Polymorphic viruses are made in such a way that makes it almost impossible to detect। इसको सत्य कहते हैं, आपको पता ही नहीं चल पाएगा क्या, क्योंकि पॉलीमॉर्फिक है। पॉलीमॉर्फिक मतलब इसका चेहरा अलग होगा, वायरस लगेगा ही नहीं आपको। स्टेट 2 रीजंस फॉर हैविंग सिक्योरिटी इन अ कंप्यूटर सिस्टम। पहली चीज तो ये है कि आप डेटा प्रोटेक्शन चाहते हैं। दूसरा, अब ये चाहते हैं कि जो कंप्यूटर सही से काम करे, आपकी एक्सेसिबिलिटी किसी और अनऑथराइज पर्सन पे ना जाए, केवल ऑथराइज पर्सन ही उसे यूज कर पाए। बेसिकली तो क्या है, हर चीज तो काम आपका होना चाहिए। आप काम जब कर रहे हैं तो कई ग्लिच आएंगी, कई लोग ऐसे होंगे जो आपको उसमें रोकेंगे, या फिर ये जो साइबर पे काम करेंगे तो साइबर क्राइम होगा। आपको बचना है, आपको अपने आप को सेफ रखना है। व्हाट इज द वायरस? नेम एनी 2 वायरस। वायरसेस क्या है? 2 वायरसेस का नाम बताइए। वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करे, बस इतना समझ लीजिए। वायरस एक ऐसी चीज बनाई गई है, ये जैसे आप A+B का प्रोग्राम बनाते हैं, वो भी एक प्रोग्राम है, लेकिन A+B का प्रोग्राम इस तरीके से बनाया गया है कि अब आपके प्रोग्राम को हर्ट करे, आपके सिस्टम को हर्ट करे, वही प्रोग्राम वायरस हो जाएगा। वायरस कोई अलग से नहीं बनता, वो जैसे C++, जावा के प्रोग्राम होते हैं वैसे ही बनता है ना। और जो वायरसेस है, जैसे स्कॉट्स वैली है, 7 डस्ट है, बहुत सारे वायरसेस हैं, नाम आप बहुत सारे दे सकते हैं जो भी आप जानते हैं। डिफरेंस बताइए वॉर्म्स और ट्रोजन्स में। ध्यान दीजिएगा, वॉर्म मैंने जैसे बताया था, ये शब्द जो है बड़े समानार्थी हैं, एक जैसे हैं, लेकिन इसका अंतर समझना बहुत आवश्यक है। वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है या कोड है जो अपने आप को एप्लीकेशन प्रोग्राम में अटैच कर लेता है, और जब भी वो एप्लीकेशन प्रोग्राम चलेगा वायरस चल जाएगा। वॉर्म क्या है? ये ऐसा कोड है जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है ताकि आपके रिसोर्सेज, मोस्टली आपकी मेमोरी को खा जाए, वो कंज्यूम कर जाए। वायरस फाइल में या एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में अपने आप को इंसर्ट करता है, अपने आप के जगह बना लेता है, उसके साथ चिपक जाता है। और जो वॉर्म्स है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन की वीकनेस ढूंढता है और उस जगह पे अटैक करके फिर वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है। वायरस अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं पेन ड्राइव से या किसी और चीजें से एक जगह से दूसरी जगह, वहां पर ये वायरस का अटैक ज्यादा होता है। और वॉर्म का ज्यादा इफेक्ट जो होता है नेटवर्क में होता है, यहां से वहां अगर आप भेज रहे हैं नेटवर्क के थ्रू। वायरस का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है? आपकी फाइल कोई हटा दे, मॉडिफाई कर दे, लोकेशन चेंज कर दे, आपको अलग से दिख जाएगा कि आपकी फाइलों का कुछ चेंज हो गया है, आइकन चेंज हो गया है, नाम चेंज हो गया है, वो खुल नहीं रही है। और वॉर्म का इफेक्ट ये होता है कि ये आप सीपीयू या मेमोरी में जाएंगे, आप देखेंगे बहुत ज्यादा सीपीयू या मेमोरी खप रही है आपकी, जबकि आप इतने सारे प्रोग्राम नहीं चला रहे। आप समझ जाइए कि ये वॉर्म है। जो इन्फेक्शन स्पीड है वायरस की थोड़ी कम होती है, क्योंकि जब भी एप्लीकेशन प्रोग्राम जिसके साथ ये लगा हुआ है वो चलेगा तब ये वायरस एक्टिवेट होगा, जबकि वॉर्म्स का बड़ा जबरदस्त है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जो कोड है, कोड रेड वॉर्म 3 लाख पीसी 14 घंटे में इसने इफेक्ट कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि इसकी पहुंच कहां तक है, इफेक्ट कहां तक है। 3 तरीके बताइए जिससे कंप्यूटर आपका इन्फेक्ट हो सकता है। पहली चीज तो यह है कि जो भी इन्फेक्टेड मीडिया हो, जैसे कोई एक लड़का है, उसको फ्लू है, सर्दी है, वो आपके पास आएगा तो आपको भी होने के चांसेस है। बस यही है। पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी अगर आप इन्फेक्टेड है, अगर आप सिस्टम में लगाएंगे तो आपका कंप्यूटर इससे इन्फेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर है जब भी वो रन करेगा
वायरस उससे अटैच हो सकता है और फिर वो रिप्लिकेट करेगा अपना वायरस जो है, क्योंकि वायरस क्या कर रहा है कि आपके जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसमें लग जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, उसके साथ वो चिपक जाता है। ये एक तरीका है। दूसरा ये है कि जब भी आप बूट करेंगे किसी इन्फेक्टेड मीडिया से, तो इन्फेक्शन जैसे ये भी तरीका वही है, किसी को इन्फेक्शन है और आप मान लीजिए अस्पताल में किसी से मिलने गए तो आपको भी हो सकता है ना, ये हो सकता है। तो ये इसलिए बताया गया है कि ताकि आप जान सकें कि मुझे क्या क्या इफेक्ट कर सकता है। व्हाट इज अ बूट सेक्टर वायरस? दो एग्जांपल बताइए। बूट सेक्टर वायरस ये कंप्यूटर वायरस है जो इन्फेक्ट करेगा स्टोरेज डिवाइस को, मोस्टली हार्ड डिस्क को। हार्ड डिस्क के MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड। बूट सेक्टर मतलब जो जहां पे चीजें बूट हो, यानी जब ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है आपका या कोई एप्लीकेशन बूट होता है, शुरुआत होती है उसकी, उस जगह पे ये इफेक्ट करेगा। तो क्या कंप्यूटर बूट ही नहीं होगा? जैसे ब्रेन है, मिशेल एंजेलो है, माइकल एंजेलो, इसको आप, ये नाम है उनके बूट सेक्टर वायरसेस के। हाउएवर फाइल वायरसेस डिफरेंट फ्रॉम मैक्रो वायरसेस। फाइल वायरसेस और मैक्रो वायरसेस में क्या अंतर है? देखिए, मैक्रो भी एक प्रोग्राम है फंक्शन की तरह। मैक्रो एक फंक्शन होता है। अब ये प्रोग्रामिंग का एस्पेक्ट है, इसलिए आप इतना ही समझ जाइए कि एक फंक्शन होता है। फाइल वायरसेस किस तरीके से अलग है? फाइल वायरसेस या जिसे पैरासाइटिक वायरस कहते हैं, वो किसी भी फाइल को के साथ लग सकता है कि जब भी वो होस्ट फाइल एग्जीक्यूट होगी, वायरस अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। जबकि जो मैक्रो वायरसेस है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि मैं बता रहा हूं ये एक फंक्शन है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एम्बेडेड है एक किसी सर्टेन सॉफ्टवेयर में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, क्योंकि मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, उसके अंदर ही निहित है। सबसे पहले मैक्रो लिखते हैं आप, अगर आप C++ में जाएंगे तो हैश करके, हैश डिफाइन करके आप मैक्रो लिखते हैं। वो मैक्रो में अगर गलत चीज लिख दी गई है तो उस प्रोग्राम के साथ वो हमेशा चलेगी। तो जो डॉक्यूमेंट है, जो मैक्रो वायरस है, वो जब भी ओपन करेंगे वो मैक्रो वायरस उससे चलेगा। अब आप देखिए आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या फिर इस तरीके के सॉफ्टवेयर में मैक्रो रोक दिया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल खोलेंगे आप तो आप देखिएगा कि मैक्रो डिसेबल्ड आएगा उसमें। तो वो जो मैक्रो है वो वर्ड के साथ अगर आ रहा है तो उसको रोक दिया जाएगा। आपको बताना है मल्टी पार्टाइट वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस और स्टेल्थ वायरस। मल्टी पार्टाइट वायरस ये इन्फेक्ट करता है हार्ड डिस्क सेक्टर साथ में एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को। इसे इसीलिए मल्टी पार्टाइट या हाइब्रिड वायरस कहते हैं। ये वायरस एक कॉम्प्लेक्स मोड है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है और बड़ा डिफिकल्ट है इसको रिमूव करना। जैसे एम्परर है, टेकीला है, नाटास है, ये मल्टी पार्टाइट वायरस है क्योंकि ये हार्ड डिस्क सेक्टर साथ में एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को दोनों को इफेक्ट करता है। पॉलीमॉर्फिक वायरस, ये जो वायरस हैं इनमें कैपेबिलिटी होती है, इनमें एक अपनी एक फीचर है, ये कंप्यूटर को इन्फेक्ट करेंगे फिर अपने आप को चेंज कर देंगे। यानी कि जो कॉपीज होगी वायरस की आपके कंप्यूटर में वो अलग होगी जो एक्चुअल में आया है। तो एंटीवायरस इसको डिटेक्ट कर पाए, इसको रिमूव कर पाए, एंटीवायरस को दिक्कत होगी इसमें। जैसे सैटन बग है, एल्खन है, प्राउड है, ये सारे के सारे पॉलीमॉर्फिक वायरसेस है। स्टेल्थ वायरसेस ये इस तरीके से बनाए गए हैं कि इनको आप पकड़ नहीं सकते। जैसे आप जो फाइटर जेट्स हैं वो स्टेल्थ फाइटर जेट्स होते हैं, वो इस तरीके से मूव करते हैं कि उनको रडार पकड़ नहीं पाता है। तो इसी तरीके से कि वो इस तरीके से अटैच करते हैं अपने आप को प्रोग्राम में, प्रोग्राम बिल्कुल नॉर्मल लगता है, एंटीवायरस उसे पकड़ नहीं सकता, लेकिन होते तो वो तो वायरस ही है ना। वेल, जर्बर्ग, ये सारे जो है स्टेल्थ वायरसेस। स्पैमिंग क्या होती है? अलग अलग तरीके बताइए स्पैमिंग को रोकने के। स्पैमिंग एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस हैं जो आपके पास आते हैं अनवांटेड, बल्क, आप चाहते नहीं, एडवर्टाइजिंग इनडिस्क्रिमिनेटली, एक दिन में 10-10, 50-50, 100 आ रहे हैं, तो इसे हम स्पैम कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईमेल स्पैम कहते हैं। ये दूसरे मीडिया में भी इसी तरीके से ये शब्द यूज होता है, जैसे हम इंस्टेंट मैसेजिंग स्पैम, जैसे यूजनेट न्यूज ग्रुप्स स्पैम है, वेब सर्च इंजन स्पैम, जो ब्लॉग्स में स्पैम होते हैं, विकी में स्पैम है, ऑनलाइन क्लासिफाइड एड स्पैम है, या मोबाइल फोन मैसेजिंग में स्पैम है, इंटरनेट फोरम स्पैम है, जंक फैक्स ट्रांसमिशन है, सोशल नेटवर्किंग स्पैम है, सोशल स्पैम है, टेलीविजन एडवर्टाइजिंग है, या फाइल शेयरिंग स्पैम है। तो स्पैमिंग ये
इकोनॉमिकली इसलिए ज्यादा फायदेमंद होती है एडवर्टाइजर्स के लिए, तो कुछ नहीं करना पड़ता उनको, छोटा सा कॉस्ट है, भेज दीजिए मेलिंग लिस्ट, जितनी मेलिंग लिस्ट मिलती है उसमें मेल भेज दीजिए। अब क्योंकि वो तो एडवर्टाइजर है, उसको आप कैसे अकाउंट करेंगे कि देखिए साहब आपने मुझे ये परेशान किया है? लेकिन जो यूजर है जैसे मैं आप हैं, उनको तो ये फालतू में मिल रही है ना, हमको तो ये इससे मतलब ही नहीं। हम अपना काम करें और बार बार मेल खोल के देख रहे तो हमारा समय रिसोर्सेज सब खर्च हो रहा है। स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाई मतलब होता है जैसे जासूसी हो रही है। तो स्पाईवेयर प्रोग्राम सीक्रेटली इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कंप्यूटर से जिसको इसने इन्फेक्ट किया है, और फिर ये केवल यही नहीं करते इंफॉर्मेशन गैदर करते, बल्कि किसी और लोकेशन में इंफॉर्मेशन भेज भी देते हैं। यानी कि इससे यूजर क्या कर रहा है, उसकी वो क्या क्या साइटें विजिट करता है, वो कौन कौन से चीजें ज्यादा एक्सेस करता है, जो वाइटल इंफॉर्मेशन है जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, ये भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? 3 ऑप्शन बताइए। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में क्या क्या आपको मिल सकता है, या फिर एंटीवायरस आपके लिए क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये हम यूज करते हैं, या इसका काम होता है रिमूव करना वायरस को या मैलवेयर प्रोग्राम को आपके कंप्यूटर से, चाहे वायरस हो, वॉर्म, जो भी अभी हमने नाम देखे वो सारे के सारे। और ये आपके कंप्यूटर को सिक्योर करने के लिए, तो ये स्कैन करेगा जो नोन वायरसेस हैं, जो भी वायरस डेफिनेशन से मीट कर जाए, क्योंकि एंटीवायरस के पास वायरस डेफिनेशन होती है, आप देखिएगा बार बार अपडेट होता रहता है, और उसके बाद ये अपडेट होगा और नई डेफिनेशन बनाएगा। उस जैसे ही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑब्सोलीट हो जाएगा, वो आपके नए वायरसेस को नहीं हटा पाएगा। इसलिए एंटीवायरस ऐसा लीजिए जो 3 साल का हो, 5 साल का हो, और वो बार बार अपडेट होता रहे, तो क्योंकि इसमें पैसा लगाना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत कि आपके कंप्यूटर खराब होने पर उसको ठीक करना। और फिर ये आइडेंटिफाई करता है कि देखिए कहीं कुछ इन्फेक्शन है, कहीं ना कहीं उसको इन्फेक्शन दिख जाता है, क्योंकि वो कई चीजें पढ़ता है, जैसे कोई प्रोग्राम ज्यादा रिसोर्स खा रहा है, कोई प्रोग्राम ऐसा है मलिशियस एक्टिविटी कर रहा है, आपकी मेल कहीं और किसी और डिफरेंट लोकेशन पे कहीं और जाके इंफॉर्मेशन भेजने की कोशिश कर रहा है, तो ये वायरस का काम है, एंटीवायरस का काम है सर। तो फिक्स करना है इसको, मतलब वो क्लीन करता है फाइल को, जो भी इन्फेक्टेड है पहले तो क्वारंटाइन कर देता है। दूसरा कि अगर मान लीजिए रिमूव नहीं कर पा रहा तो उसको ऐसी जगह रख देगा जहां पर वो दूसरों को इफेक्ट ना कर पाए। तीसरा है कि अगर ज्यादा से ज्यादा हुआ आपसे वो परमिशन लेगा और डिलीट कर देगा, उसको हटा ही देगा। बैकअप क्या होता है? अलग अलग टाइप के बैकअप बताइए। जैसे आपकी मार्कशीट होती है, आप क्या एक ही कॉपी रखते हैं मार्कशीट की? नहीं ना, एक से ज्यादा रखते हैं, कॉपी बना लेते हैं उसकी, स्कैन कर लेते हैं उसको। यही बैकअप है कि अगर आपकी बाई चांस अगर खो जाती है किसी कारणवश, नहीं ऐसा ना हो लेकिन खो जाती है, तो आपके पास उसका एक बैकअप रहे। यही कंप्यूटर में है, आपके जो डॉक्यूमेंट है, जो भी कंटेंट है, मैं इसको एक नाम नहीं दूंगा, डॉक्यूमेंट डेटाबेस, कोई भी कंटेंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आप कहीं और रख देते हैं, क्योंकि इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है, कोई कैलेमिटी आ सकती है, कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है जो आपके कंट्रोल के बाहर है। तो जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, खासतौर पे जहां पर पैसे का लेन देन होता है, आपके जो बैंकिंग है या फिर जहां पर शेयर है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर अगर डेटा का नुकसान हो गया तो वो मतलब करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। वहां पर हमेशा बैकअप चलता रहता है। तो जब भी कुछ चीज खराब होती है, उस बैकअप से आप दोबारा डेटा को, जब सिस्टम ठीक हो जाए तो बैकअप कर सकते हैं डेटा, दोबारा उस जगह पे आपको ओरिजिनल डेटा मिल जाएगा। इंक्रीमेंटल बैकअप और डिफरेंशियल बैकअप में क्या अंतर है? इंक्रीमेंटल बैकअप ये बनाता है कॉपी, जितनी भी फाइल्स है या पार्ट ऑफ फाइल्स है जो भी चेंज हो रही है प्रीवियस बैकअप से अभी तक। फुल डिफरेंशियल इंक्रीमेंटल, समझ गया? यानी कि आपने बैकअप किया, अब मान लीजिए 100 फाइल्स का किया, अब 10 और आ गई, 10 और चेंज किया, तो वो 100 का तो किया है, 10 का और कर देगा। यानी कि आप संडे को आपने बैकअप किया, एक इंक्रीमेंटल बैकअप आपने मंडे को किया, तो वो यही करेगा जो संडे से चेंज हुई है मंडे तक, इसे हम इंक्रीमेंटल बैकअप, फिर ट्यूसडे को, फिर आपका ऐसे करके करता रहेगा। डिफरेंशियल बैकअप क्या होता है? ये क्या करता है कि लुक्स एट द फाइल दैट हैव चेंज सिंस यू लास्ट डिड योर फुल बैकअप, आपके फुल बैकअप से अभी तक कौन कौन सी चेंज हुई है, फिर वो क्रिएट करेगा कॉपी इन सारी फाइल के जो अलग लग रही है उसको फुल बैकअप से, जो भी अलग लग रही है फुल बैकअप से,
तो अगर आप डिफरेंशियल बैकअप एक से ज़्यादा बार करते हैं तो ये कॉपी करेगा सारी फाइल या पार्ट फाइल का जो चेंज हुई है आपके लास्ट बैकअप से। ये चाहे आपने ऑलरेडी आइडेंटिकल कॉपी को प्रीवियस डिफरेंशियल बैकअप पे कॉपी कर लिया, ठीक, लेकिन ये फिर भी जो भी चेंज दिखेगा उसको करें। तो रिस्टोर करना अगर सारे डेटा को, तो आपको लास्ट फुल बैकअप चाहिए और लास्ट डिफरेंशियल बैकअप चाहिए। शॉर्ट नोट बताइए सॉफ्टवेयर पायरेसी और साइबर क्राइम में। एक्टिविटीज जो ऐसी होती हैं जिसमें आप कॉपी करते हैं, अनऑथराइज्ड कॉपी, रिप्रोड्यूस करते हैं, यूज करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं उन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को जो कि किसी द्वारा बनाए गए हैं, उसे हम पायरेसी कहते हैं। ओके, जितने भी रिटेल प्रोग्राम्स हैं वो लाइसेंस्ड होते हैं किसी न किसी तरीके से, किसी कंप्यूटर के लिए या किसी यूजर के लिए। तो जब भी आप सॉफ्टवेयर खरीदते हैं आपको लाइसेंस मिलता है और उसके बाद आप हो सकता है कि आप चीजों को यूज करें, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप उसको, वो की आपके सिस्टम के लिए है लेकिन आप उस की को दूसरों को दे दें। और हो सकता है ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो दूसरों को देंगे तो उस की से ही चल जाएंगे। इसे सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। ये मत करिएगा, ये भी मत करिए। साइबर क्राइम एक ऐसा तरीका है जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटी है ये, जो कंप्यूटर और इंटरनेट पे होती है। जो भी कंप्यूटर और इंटरनेट पे इलीगल एक्टिविटी होती है उसे साइबर क्राइम होती है। उसके लॉज है और उतने ही खतरनाक और उतने जबरदस्त लॉ है जो नॉर्मल इसमें होते हैं। इसमें ये हो सकता है कि आप किसी को परेशान कर रहे हैं, इलीगल फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, किसी से पैसा चुरा रहे हैं, वायरस आप इधर उधर भेज रहे हैं, या आप किसी का डेटा चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी का पर्सनल डेटा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। ये सारी चीजें साइबर क्राइम आती है। हैकिंग इस तरीके से क्रैकिंग से अलग है। हैकिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी के पर्सनल या उसके प्राइवेट डेटा को उसके नॉलेज के बगैर चोरी कर रहे हैं, जैसे पासवर्ड, और आप किसी की प्राइवेसी में ब्रीच कर रहे हैं, उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं या घुस चुके हैं उसके कॉन्सेंट के बगैर। लेकिन क्रैकिंग क्या होता है? ये एडिटिंग है प्रोग्राम के सोर्स कोड या क्रिएट करना एक प्रोग्राम जो की जनरेटर है, जैसे की जेन होता है ना क्रैकिंग, जिसमें एक पैच होता है या एप्लीकेशन या ट्रिक है जिसमें हम क्या, मतलब जो मैलिशियस एक्टिविटी वाले क्या करते हैं वो की जनरेटर करते हैं। आप मान लीजिए आपका एक प्रोग्राम है और प्रोग्राम आपने बनाया, आपने सॉफ्टवेयर बनाया, किसी को दे दिया और उसके साथ की दे दी। ये क्रैकिंग वाले क्या करेंगे, उसको बैक ट्रैक करके या फिर उसको री इंजीनियर करके वो क्रैक ढूंढेंगे ताकि जब वो आगे बेच सके और उस की का पैसा ले सके, उस की पैच का पैसा ले सके, जो कि बहुत ही कम होगा उससे। तो ये सारी चीजें हैं जो क्रैकिंग और हैकिंग को डिफरेंट बनाती है। सिग्निफिकेंस क्या है डिजिटल सर्टिफिकेट का? डिजिटल सर्टिफिकेट वेरीफाई करता है कि जो यूजर जो मैसेज भेज रहा है उसमें नॉन रिपुडिएशन हो, यानी कि मान लीजिए मैंने आपको मैसेज भेजा और आपके पास मिला और मैंने कह दिया मैंने तो नहीं भेजा, लेकिन अगर डिजिटल सर्टिफिकेट है तो मैं डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास की होगी, आपके पास की होगी, और मैं अपने की से भेजूंगा तो मैं वही भेज सकता हूं जब मेरे पास वो की होगी, और कोई नहीं भेज सकता। ओके, इससे पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस बेसिस पे ये डिजिटल सर्टिफिकेट बनता है। डिजिटल सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आप, ये तो एक तो नॉन रिपुडिएशन हो गया, इसके अलावा भी है कि आप एक जगह से दूसरे किसी के साथ ये आपको सर्टिफिकेट देते हैं। जैसे अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट में आप परचेजिंग करेंगे तो वेंडर को एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है, उस डिजिटल सर्टिफिकेट से पता चलता है हाँ ये वैलिड आदमी है। डेटा इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आप यहाँ से मान लीजिए मैं पासवर्ड और यूजर ने भेज रहा हूँ आपको, या आप है, अब पासवर्ड में भेजूंगा, बीच में तो गलत लोग बैठे हुए, वो डेटा को स्निफ करेंगे, उसको सूंघेंगे, उसको पता करने की कोशिश करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप इनक्रिप्ट कर दीजिए। AES है, DES है, आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर HTTP पे जाते हैं या HTTP करते हैं ना, HTTP आपने देखा HTTPS होता है आजकल, तो ये सिक्योर सॉकेट लेयर, इसका मतलब डेटा आपको इनक्रिप्ट जा रहा है। तो डेटा इनक्रिप्ट का मतलब है कि आप डेटा को इस तरीके से बना दे रहे हैं कि वो दूसरे किसी आदमी के लिए यूजलेस हो। फिर जब आप यहाँ से डेटा भेज रहे हैं, दूसरी पार्टी जिसको वो चाहिए और जिसको आपने भेजा वो उसको डिक्रिप्ट कर लेगा। आपने इनक्रिप्ट किया, वो डिक्रिप्ट कर लेगा और दोनों पढ़ लेंगे। बाकी जो बीच वाले हैं उसको, उनके लिए वो यूजलेस होगा।
एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। श्रीनिवासन, ये एक आईटी कंपनी में, एक टी फर्म में काम करते हैं और वो बैकअप करना चाहते हैं 200 MB से 400 MB का हर दिन बैकअप वो आर्काइव करना चाहते हैं सेपरेटली, आगे के रेफरेंस के लिए। 2 इकोनॉमिक इनको डेटा बैकअप डिवाइसेस बता दीजिए जो इस काम के लिए वो यूज कर सकते हैं। तो वो या तो पोर्टेबल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज कर सकते हैं या पेन ड्राइव यूज कर सकते हैं, क्योंकि 200 से 400 MB तो आराम से आ जाएगा इसमें। हैकर और क्रैकर के बीच में अंतर बताइए, उनका इंटेंशन क्या होता है, मोटिव क्या होता है। जैसे मैंने पहले बताया, ये दोबारा रिपीट कर रहे हैं। हैकिंग का मतलब ये होता है कि आपके आज्ञा, आपके कॉन्सेंट के बगैर आपके सिस्टम में जाना, आपके सिस्टम के फाइलों को पढ़ना, खराब करना या आपके इंपॉर्टेंट डेटा को स्टील करके कहीं और भेजना। क्रैकिंग का मतलब ये होता है कि कोई चीज सॉफ्टवेयर आपका कोई बना हुआ है और उस सॉफ्टवेयर को आप बेच रहे हैं और कोई और आपके सॉफ्टवेयर को क्रैक कर देता है और वो बेचता है, या फिर नहीं भी बेचता है तो वो क्रैक अवेलेबल करा देता है कि लेके साहब इसको यूज करिए, तो आपका बिजनेस जो है पूरा चौपट हो जाएगा। स्पेसिफिक टूल बताइए इन कैटेगरीज की। एंटीवायरस में आपका क्विक हील है। डेटा रिकवरी के लिए आपके पास हाइपर-V रिकवरी मैनेजर है। माइक्रोसॉफ्ट का ऑनलाइन बैकअप टूल के लिए गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है आउटलुक की। टेक्स्ट एडिटर के लिए नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है। शॉर्टकमिंग बताइए ऑनलाइन परचेस की। पहली चीज तो ये है, अगर आप स्पाईवेयर अगर है तो आपका बैंक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है फिशिंग हो, साइट ऑथेंटिक ही ना हो, वहां फिशिंग हो सकती है। इंक्रिप्शन ऑफ डेटा, इंक्रिप्शन अपने डेटा को इस तरीके से बनाना, जैसे मान लीजिए मैंने ये भेजा आपको हेलो, मैं क्या करूंगा, हेलो के आगे हर हेलो को उल्टा कर देता हूं, OLLEH, ये एक इंक्रिप्शन हो गया। या मैं A से Z तक देखिए, मैं A को B लिखूंगा, B को C लिखूंगा, बस इसी तरीके से हेलो को बना लीजिए, ये इंक्रिप्शन हो गया। दूसरी जगह जहां पर उसको यूज करना होगा वो डिक्रिप्ट कर लेगा इसी टेक्निक से। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टूल बताइए, क्विक हील। ये सब क्योंकि सबसे फेमस है, कैस्परस्की, क्विक हील, ये आजकल बहुत चल रहा है, इसलिए इनका नाम है। तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात की आज और क्वेश्चन आंसर्स देखें, और ये एक बहुत अच्छा जरिया है जिससे आप जैसे यंग लोग समझ सकें कि कितना ज़रूरी है हमें साफ सुथरा क्लीन रहना और इलीगल चीज़ों को रोकना। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे देखिए।